हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में जो हमने बात करी थी वो सैटेलाइट को लेकर बात करी, और पिछली दो क्लास में हमने सैटेलाइट को समझा, क्या सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट का काम क्या होता है और किस लिए जो है सैटेलाइट जो है बनाई जाती है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारी पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्टा, वो हमने रशिया की मदद से, उस समय के यूएसएसआर की मदद से, यूनियन सोवियत सोवरेन रशिया, तो यूएसएसआर की मदद से हमने उस सैटेलाइट को जो है पहुंचाया था कहाँ पर, अपने ऑर्बिट में, आर्यभट्टा को। अब जो क्या होता है कि सैटेलाइट, बहुत सारे देश जो हैं वो सैटेलाइट बना लेते हैं। सैटेलाइट बनाने में इतना टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ नहीं होता है, इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए होता है। देखिए, रॉकेट जो है वो न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पे काम करता है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जो भी एक्शन है उसका इक्वल उतना ही और उसके विपरीत जो है रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। ये न्यूटन का तीसरा सिद्धांत है, आप सभी को पता है। इस तीसरे सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि तीसरा सिद्धांत हो गया, साइंस हो गया तो उस पर रॉकेट काम करने लगा, ऐसा नहीं। उस रॉकेट को टेक्नोलॉजी जो है, बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है रॉकेट को बनाने के लिए, और बिना टेक्नोलॉजी के रॉकेट नहीं बनता। अब हमारे पास रॉकेट नहीं था, हमारे पास, आपको पता है, पहला रॉकेट आने में ही काफ़ी समय लग गया था। 1960 के बाद 1980s, लगभग 25 साल बाद हमारे पास रॉकेट आया। तो अब क्या था, मतलब अगर आपसे कहा जाए तो रॉकेट को क्यों इतना रॉकेट होता है, इंडिया ने किस तरीके से रॉकेट में जो है बदलाव करे, और कौन से जो है रॉकेट इंडिया ने बनाए अभी तक, और कैसे उन रॉकेटों की मदद से इंडिया सैटेलाइट को विदेशों में पहुंचा रहा है, इन सब को लेकर आज मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो आज जो हमारा विषय है चर्चा का वो है लॉन्च व्हीकल्स। तो यानी परीक्षण वाहन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिचय देते हैं लॉन्च व्हीकल का क्या होता है। फिर जैसे नासा हो गया, उसके अपने लॉन्च व्हीकल है, उसका नाम कुछ और है। यूरोपियन एजेंसी लॉन्च व्हीकल का, अभी हाल ही में देखा होगा आपने, स्पेस एक्स नाम की एक जो है प्राइवेट निजी का जो है स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष जो है एलॉन मस्क की, उनका एक फैल्कॉन रॉकेट है। तो इस तरीके से हम सब इन सब चीज़ों को लेकर जो है आपसे जानकारी साझा करेंगे। A launch vehicle is a kind of rocket that carries a payload from the Earth's surface to space. The payload is usually an artificial satellite to be placed in orbit. तो एक जो परीक्षण वाहन है वो एक प्रकार का रॉकेट होता है ना, जो पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में भार सहवान करता है। और आमतौर पर ये जो भार होता है ये कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, जिसको पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया जाता है। अब जो है इसका काम और भी ज़्यादा जो है यूनिफाइड हो गया। अब बहुत तरीके के जो और भी कार्यक्रम हैं रॉकेट से, और भी अलग-अलग तरीके के जो इस्तेमाल है वो देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ सैटेलाइट भी नहीं होता है अब देखने के लिए, तो मान लीजिए जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको भी लेके जाता है, और उसके बाद बड़े-बड़े मिशंस करता है रॉकेट। तो रॉकेट का जो इस्तेमाल है वो स्पेस में सामान पहुंचाने के लिए एक प्रकार का जो है, जो लॉन्च व्हीकल है एक प्रकार का जो है प्रक्षेपण वाहन, एक प्रकार का रॉकेट होता है। The origin of launch vehicles could be traced to ballistic missile developed by 1950s and 1960s. तो जो लॉन्च व्हीकल थे, प्रक्षेपण वाहन के थे, उनकी उत्पत्ति जो है 1950 के दशक और 1960 के शुरुआती वर्षों में विकसित बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी जा सकती है। देखो, मिसाइल होती हैं, अगर आपने सुना हो ब्रह्मो जो है हमारी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जाती थी, इस तरीके से जो मिसाइल होती थी, आपको पता है बैलिस्टिक मिसाइल किस लिए, उसमें हथियार रख के दूसरे जो दुश्मन होते हैं उनके स्थानों पर जो है अटैक किया जाता था बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा। तो उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल से प्रेरणा लेकर जो है रॉकेट को लेकर जो है बातें करी गई, लॉन्च व्हीकल्स को लेकर बातें करी गई। तो द ओरिजिन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स कुड बी ट्रेस्ड टू बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड ड्यूरिंग 1950s एंड अर्ली 60s. Sergei Korolev of Russia developed an intercontinental ballistic missile to deliver heavy nuclear warhead to different targets in 1957. देखो, अगर आपने इतिहास में पढ़ा है तो शीतकालीन युद्ध था रशिया, यूएसएसआर और किसके बीच में, अमेरिका के बीच में। जो शीतकालीन युद्ध था यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, इसने काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी दी।
यानी युद्ध तो था ही था, शीतकालीन युद्ध था, और ये जो था एक तरीके से होड़ थी, कंपटीशन था कि कौन किससे ज्यादा एडवांस हो। तो जो सेर्गेई कोरलोव थे रशिया के, उन्होंने 1957 में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। यानी रूस के सेर्गेई कोरलेव ने 1957 में भारी परमाणु युद्ध स्रोतों को विभिन्न लक्ष्यों पर पहुंचाने के लिए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। लगभग इसकी 5000 से बाने तो 5000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक की जो है इसकी रेंज होती है। तो यानी देखो कोई 5 से 10,000 किलोमीटर जो है मिसाइल टारगेट करके जा रही है। तो पहली जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई तो वो सेर्गेई कोरोलोव ने बनाई थी रशिया से। वहीं से वो प्रेरित हुआ रॉकेट बनाने का। दिस वाज यूज्ड एज अ लॉन्च व्हीकल टू लॉन्च फर्स्ट सैटेलाइट। तो वो जो आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, उसको पहली बार जो है यूज करा गया। इससे पहली उपग्रह स्पुतनिक 1, यानी स्पुतनिक 1 जो पहला उपग्रह था उसको प्रक्षेपित करने के लिए परीक्षण वाहन के रूप में उपयोग किया गया। तो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी उसका यूज हमने क्या करा, उसका यूज हमने जो है उसको जो स्पुतनिक 1 सैटेलाइट थी उसको ऑर्बिट में रखने के लिए, उसको छोड़ने के लिए इस्तेमाल करा। क्या India and many other countries have successfully been able to develop different types of launch vehicles. Every launch vehicle has to go through the development stages before making it ready for commercial uses. तो क्या हुआ, भारत और कई अन्य देशों ने विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपण वाहनों का विकास करने की में सफलता प्राप्त की है। अब प्रत्येक प्रक्षेपण वाहन को कमर्शियल यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार करने से पहले विकासात्मक चरणों से गुजरना पड़ता है, यानी उसमें डेवलपमेंट फेज होते रहते हैं। देखो टेक्नोलॉजी हर किसी को डेवलप करती रहती है। तो जिस तरीके से जो हमारी सैटेलाइट थी, जैसे उसमें आपने देखा काफी बदलाव देखने को मिले समय समय के अनुसार, तो उस तरीके से लॉन्च व्हीकल भी काफी बदलाव हुए। पहले एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई, अब पूरा का पूरा रॉकेट बना दिया गया जो ऐसे कार्य को करने में सक्षम रहता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो सबसे पहले जो इंडिया ने बनाया उसको नाम रखा गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह परीक्षण वाहन, है ना। ये हमारा जो है पहला जो है इस तरीके का डिजाइन करा गया। was designed and developed in the early 1990s। लगभग 30 साल बाद हमने अपना जो है PSLV बनाया 1960 से। और ये कहाँ पर बना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। कहाँ बना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में हमने पहला PSLV बनाया, केरला में। ठीक है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का डिजाइन और विकास 1990 के प्रारंभिक वर्षों में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था। इट वॉज डेवलप्ड टू अलाउ इंडिया टू लॉन्च इट्स इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इनटू सन जो है सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में। तो ये जो हमने पहला बनाया था ये क्या था, ये हमने IRS, ये अर्थ सिंक्रोनस ऑर्बिट होगा, राइट, इसको चेक कर लेना। ठीक है। तो इट वाज डेवलप्ड टू अलाउ, तो यानी यह इसने भारत के अपने भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों को सूर्य समकालीन कक्षों में प्रक्षेपित करने की अनुमति देने को विकसित किया गया था। PSLV can also launch a small size satellite into geostationary transfer orbit। और जो ये PSLV था, ये छोटे आकार के जो उपग्रह थे उनको भूस्थिर हस्तांतरण कक्ष यानी जो आपका जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में भी जो है रखने के लिए सक्षम था। द PSLV is one of the world's most reliable launch vehicle and has been service for over 20 years and launched various satellites for historic mission like Chandrayaan-1 Mars Orbit Mission, Space Capsule Recovery Experiment 1 and 2, Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS और नेविक। यानी जो PSLV है ये विश्व का सबसे विश्वसनीय जो विश्वसनीय परीक्षण वाहन है में से एक है, और लगभग यह 20 वर्ष से अधिक से सेवाओं में है। यानी पिछले 20 साल से ये अभी तक हम इसको सेवा में लिए जा रहे हैं। लगभग 30 साल हो चुकी है इसको और सेवा देते हुए, 30 साल से ऊपर चल रहा है। तो इसने जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो मिशन थे जो उनमें भी इन्होंने भाग लिया। जैसे चंद्रयान-1 को हमने PSLV से छोड़ा, मंगलयान मिशन मंगल ग्रह प्रेक्षण मिशन को हमने जो है
पीएसएलवी से छोड़ा। अंतरिक्ष कैप्सूल पुनर्प्राप्ति प्रयोग 1 और 2 को भी हमने पीएसएलवी से छोड़ा। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी आईआरएनएसएस यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं नेविक, आदि विभिन्न उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। तो जो हमारी सैटेलाइट होती है, जो ऑर्बिट में सैटेलाइट जाती हैं, उनको हमने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से छोड़ा। तो इसने लगभग हमारी बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारा, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय रहा पीएसएलवी। और 90 के दशक में इसको हमने बनाया, शुरुआती 90 के दशक में ये बना। तो आज 2024 है, आज भी हम इसको जो है पीएसएलवी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगभग इसको हम 34 साल, 34 ईयर्स हो गए इसको यूज़ करते हुए। ऐसा नहीं है 34 से हम सेम, हर एक रॉकेट में डेवलपमेंट फेज़ होती है, पर ये इतना विश्वसनीय है, इसके ऊपर हमारी जो है इतनी निर्भरता देखने को मिली। तो इस तरीके से जो है डेवलपमेंट देखने को मिला, और जो है विकास हमें देखने को मिला पीएसएलवी जो सैटेलाइट है उनमें। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमारे पीएसएलवी रॉकेट ने छोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है हमारे पास, पीएसएलवी से भी ज़्यादा भारी लॉन्च व्हीकल है हमारे पास जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्यों है? क्योंकि ये अधिक दूरी तक जो है जाता है। Geosynchronous satellite launch vehicle project initiated in 1990 with an objective of acquiring India's launch capability to geosynchronous satellites। अब जो आपकी पोलर सैटेलाइट होती है ना, वो अर्थ के ज़्यादा दूर नहीं जाती हैं, वो लगभग ज़्यादा जो है दूर नहीं रहती हैं। लेकिन जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है वो अर्थ से काफ़ी दूर जाती है, लगभग 20,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, इतनी दूरी पे जाती हैं। तो इतनी दूरी पे जाने के लिए उन्हें ईंधन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा और बड़ा रॉकेट लगेगा। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का जो है निर्माण करा गया, उसका जो है बनाना शुरू करा गया। तो भूस्तरीय उपग्रह परीक्षण वाहन परियोजना का आरंभ 1990 के भूस्तर उपग्रहों के लिए भारत और परीक्षण क्षमता को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। GSLV is an expendable launch system operated by ISRO and its three-stage launcher uses the solid rocket motor stage and earth suitable liquid stage of one cryogenic stage। तो जो GSLV है ये एक बाजी उड़ान प्रणाली है जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसे कैसे कंट्रोल्ड ऑपरेट किया जाएगा? इसरो के द्वारा इसे ऑपरेट करा जाता है। यह 3 चरण वाला प्रक्षेपक है, यानी इसके अंदर 3 चरण हैं, जिसमें एक है आपका सॉलिड रॉकेट मोटर चरण, दूसरा एक पृथ्वी संग्रहणीय तरल चरण, और उसके बाद क्रायोजेनिक जो है चरण। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखता भी होगा, आपने देखा हो तो। ये जो है इस तरीके से ठीक है। इसके साथ और जो है साइड में रॉकेट लगे रहते हैं इस तरीके से, है ना? ये 3 रॉकेट होते हैं और इसमें भी इसके 3 डिवीजन होते हैं। ये जो रॉकेट होते हैं इसको ये जो जो साइड में जो ये दिख रहा है आपको, ये इसको हैवी लिफ्ट कराने के लिए होते हैं, और यहाँ पर आपका पेलोड रखा जाता है। पेलोड सैटेलाइट आपके टॉप पे रखी जाती है, और ये 3 स्टेज में जो है इंजन खुलता है। पहले ये रॉकेट इसको ऊपर तक लेके जाएंगे, अच्छी स्पीड देंगे, फिर उसके बाद अलग हो जाएंगे, फिर ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, बाद में ये जो है पेलोड खुल जाएगा और सैटेलाइट को रख देगा। वहीं पीएसएलवी की बात करूँ तो पीएसएलवी इस तरीके से सीधा एक रॉकेट होता है। ये आपका पेलोड हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो है पीएसएलवी एक सिंगल रॉकेट आता है। तो आप जाके देखिएगा, पीएसएलवी आपको दिख जाएगा, और ये आपका पेलोड होता है। यहाँ पर भी आपका जो है पेलोड रखा जाता है। ठीक है? चलिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको? तो ये एक तरीके से ये हमारा पीएसएलवी है, और ये हमारा होता है ऐसा जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इनके नाम चेंज हो गए हैं।
तो अब इनके नाम जो है हम करंट में पढ़ेंगे, इनको क्या नाम दिया जाता है। तब तक आप पहले पीएसएलवी और जीएसएलवी को समझो, फिर आप आराम से जो है इनके नाम भी, नए नाम भी याद रख सकते हैं। The geosynchronous satellite launch vehicle was primarily developed to launch INSAT class of satellite into geosynchronous transfer orbit। तो जो भूस्तरीय उपग्रहण प्रक्षेपण वाहन का मुख्य विकास जो हुआ था वो इनसेट इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट जो है की श्रेणी के उपग्रहों को भूस्तरीय हस्तांतरण के कक्षों में हस्तांतरण के कक्षों में प्रक्षेपित करने के लिए किया गया था। ठीक है। जीएसएलवी इज बीइंग यूज्ड फॉर लॉन्चिंग जीसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट। और इसको किस लिए यूज करा जाता है? जीएसएलवी को जीसैट, यानी जिसको जियो सिंक्रोनस पॉइंट पे या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे रखा जाता है, उस ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट्स रखी जाएंगी उन उसी के लिए जो है उसका विकास किया गया है। ठीक है। तो जीएसएलवी का उपयोग जीसैट संपर्क उपग्रहों करने के लिए किया जा रहा है। The most recent flight of GSLV D5 GSAT-14 into planned orbit, making the first successful flight of indigenous cryogenic stage। तो जो अभी हाल ही में जो उड़ान है GSLV D5 और GSL-14 को, इसको नियोजित कक्ष में स्थापित किया गया और स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण की पहली सफल उड़ान को चिन्हित किया। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपका होमवर्क क्या है? आपको बताना है जो आपने मिशंस पढ़े हैं अब तक, इंडिया के जो मिशन है, मेजर मिशन, ठीक है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, यानी आने वाले टाइम में, जो ये मिशन है इनमें कौन से लॉन्च व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं, प्रक्षेपण वाहन कौन से यूज किए जा रहे हैं। ठीक है। ये कौन से रॉकेट यूज करे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है पीएसएलवी यूज करा जा रहा है या जीएसएलवी यूज करा जा रहा है, कौन सा रॉकेट यूज करा जा रहा है, आपको ये होमवर्क में बताना है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको क्यूरियोसिटी भी रहेगी और धीरे धीरे आप जब खुद से चीज़ों को ढूंढेंगे, पता करेंगे और देखेंगे कि हाँ इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या बातें हैं, कहाँ पर किस तरीके का जो है रॉकेट यूज़ करा जा रहा है, तो आप आसानी से जो है फिर आपका इंटरेस्ट जगेगा। और जब आपका इंटरेस्ट जगेगा तो आप चीज़ों को समझ लेंगे आसानी तौर पे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि किस तरीके के रॉकेट कहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अर्लियर जीएसएलवी हैड लॉन्च्ड वेरियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इससे पहले जो हमारा जीएसएलवी था उसने बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च करा गया। जैसे ईडीयू सेट इज नोटेबल, उनमें से सबसे उल्लेखनीय है ईडीयू सेट। तो ये कौन से हैं? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। क्या है ये? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिनको जो है हमने इस्तेमाल करा और काफी बार आपको देखने को मिला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। It was India's first satellite built exclusively to serve the educational sector through EduSat is notable. It was first satellite built exclusively to serve educational sector through satellite-based distance education। तो जो EduSat था, EduSat का उल्लेखनीय है, यह भारत का पहला उपग्रह था जिसे केवल सैटेलाइट आधारित दूर शिक्षा के क्षेत्र की सेवा करने के लिए निर्मित किया गया था। यानी डिस्टेंस लर्निंग, यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर जो है आप कहें बड़े स्कूल नहीं है या बड़े कॉलेज नहीं है, वहाँ पर जाकर चीज़ों को पढ़ा जा सके, सीखा जा सके, वहाँ पर लर्न कर सके अब बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर उस तरीके की जो है सैटेलाइट को भेजा गया जिससे, और ये ईडूसैट जो थी एजुकेशन सैटेलाइट, ये पहली सैटेलाइट थी जो शिक्षा को लेकर आधारित थी या जो केवल शिक्षा को लेकर सैटेलाइट बनाई गई। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसएलवी हैज टू वेरिएंट। तो जीएसएलवी के दो वेरिएंट है, कौन से? एक जीएसएलवी मार्क टू विच यूजेस एन इंडियन क्रायोजेनिक इंजन एंड इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग 2500 किलोग्राम इनटू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। तो जीएसएलवी भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है और यह सक्षम है कि इसमें 2500 यानी 2.5 टन
इंटू इतना जो भार है 2500 किलोग्राम का जो भार है उसको कहाँ पर भूस्तर हस्तांतरण कक्ष में प्रक्षेपित कर सके। एंड जीएसएलवी मार्क थ्री थ्री स्टेज व्हीकल, मार्क थ्री का मतलब है थ्री स्टेज व्हीकल, तीन स्टेज या तीन चरण का जो है ये व्हीकल है। यह 40.2 मीटर यानी 42.4 मीटर लंबा और इसका वजन 630 टन है ना। तो ये काफी हैविंग लिफ्ट ऑफ वेट, सॉरी, इसको उड़ान वजन जो है 630 टन का जो वजन है इसको उड़ाकर वो उड़ सकता है। तो अगर कहें तो हम जो है पीएसएलवी और जीएसएलवी में, तो जीएसएलवी ज्यादा दूर की सैटेलाइट को जो है रखने में सक्षम है और साथ ही में और जो दूसरी जो सैटेलाइट है उनको जो है आपका जो है रख पाएगा हमारा जीएसएलवी। अब इसका लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है उसको लेकर अभी हम चर्चा करेंगे। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या नेविक इज एन एम्बिशियस regional navigation satellite system designed by provided position accuracy better than 10 मीटर ओवर इंडिया। तो कहने का मतलब है कि अगर ये लैंड है भारत की तो 10 मीटर ऊपर तक ये सारी चीजों को जो है दिखा दे। रीजन एक्सटेंडिंग अबाउट 1500 किलोमीटर अराउंड इंडिया, है ना। और 10 मीटर तक बेहतर स्थिति सटीकता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है जिसे भारत और भारत के आसपास क्षेत्र में 10 मीटर से बेहतर स्थिति और सटीकता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। और आसपास कितना 1500 किलोमीटर तक का आसपास दिखा दे ये। इट विल प्रोवाइड एन एक्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग। तो यह हमें जो है रियल टाइम बिल्कुल सटीक समय पे मापन करेगा। रियल टाइम पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग यानी पीएनटी, पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज टू यूजर राउंड द क्लॉक अंडर ऑल वेदर कंडीशंस। इट आल्सो प्रोवाइड एन इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन टू द डिफेंस सर्विसेज। तो यह सभी मौसमी स्थितियों में उपयोगकर्ताओं को सटीक समय मापन, नेविगेशन और समय सेवाएं प्रदान करेगा। यह रक्षा सेवाओं को भी जो है इनक्रिप्टेड मतलब होता है कि जानकारी का जो रूप है उसको बदलकर जो है रक्षा सेवाओं को जो है प्रदान करेगा। तो मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कि हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। तो 1999 के दशक में जब 1999 वर्ष थी 1999, तो एक हमारा जो है ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय यानी कारगिल को लेकर, कारगिल वॉर जिसे आप कहते हो। तो कारगिल वॉर में क्या था कि जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट थे वो काफी हद तक जो है इंडियन बॉर्डर्स पे घुस के उनकी जो पोस्ट थी, जो सर्दियों के समय क्या होता था एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग थी कि जो बॉर्डर की जो पोस्ट है, जो लद्दाख वाला एरिया है वहां पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, -40-50 डिग्री का टेम्परेचर होता है। तो दोनों लोग जो है बॉर्डर्स की पोस्ट से नीचे उतर आते थे और ये अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई इसका फायदा नहीं उठाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान है उसने इसका फायदा उठाया और वो भारत के जो खाली पोस्ट थी एलओसी क्रॉस करके उस पोस्ट पे आकर बैठ गए। अब हमें ये जानकारी चाहिए थी कि कितने लोग कहाँ पर किस तरीके से बैठे हैं, उनकी क्या पोजीशन है। तो उस टाइम जो अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम था तो हमने उससे मदद मांगी कि आप हमें ये डेटा, ये जानकारी शेयर करिए, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि आप पाकिस्तान में कौन कहाँ पर है वो बताइए। हमें जानना है कि भारत के बॉर्डर में जो हमारे दुश्मन है वो कहाँ पर किस तरीके से स्थित है। लेकिन अमेरिका ने यह जानकारी देने से मना कर दिया। अब जब ये हमारे पास जानकारी नहीं थी तो हमारे जो बहादुर सैनिक थे उन्होंने वहां पर युद्ध लड़ा। युद्ध में लड़ते समय गोली की दिशा और जो वहां पर बॉम्बिंग हो रही थी, गोला बारूद आ रहे थे, उनकी बॉम्बिंग की आवाज से, दिशा से हम वहां पर ये पता कर रहे थे कि कौन कहाँ पर कितनी ऊंचाई पर कैसे छिपा हुआ है और उसके पास क्या हथियार है। तो जिसकी वजह से हम कारगिल युद्ध तो जीते, लेकिन युद्ध जब जीतते हैं तो क्षति दोनों तरफ होती है। हमें भी क्षति हुई, हमारे काफी जवान शहीद हुए। उसके बाद आर्थिक तौर पे तो अलग से ही होती है। तो लेकिन उस समय की जो मौजूदा सरकार थी उसे इस बात को बहुत ज्यादा जो है
निराशा हुई जो अमेरिका ने कदम उठाया और हमारे साथ जानकारी साझा नहीं करी। तो सरकार ने बोला तो सरकार ने भेजा बोला कि हम अब खुद से अपना जो है नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे और जो जानकारी है अपने डिफेंस को लेकर, यानी अपनी डिफेंस सर्विसेज को लेकर जो है जानकारी अपनी सेना के साथ, अपनी वायुसेना के साथ, नौसेना के साथ साझा करेंगे। तो इसके पीछे का रीज़न यही था कि हमें खुद आत्मनिर्भर बनना था नेविगेशन को लेकर, ताकि हम अपने देश की जो है रक्षा कर सके इन सब क्षेत्रों में। तो उसके लिए फिर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट का सिस्टम जो है प्रणाली शुरू करी गई और इसमें लगभग हमने जो है एक-एक करके सैटेलाइट बनाई। क्या होता है जैसे कि एक सैटेलाइट पूरे देश को तो कवर करेगी नहीं, है ना? ये हमारा देश है, ठीक है? कुछ इस तरीके से इसको 1 मिनट दीजिए, खाली जगह पे बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा देखो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग का जो है उससे ज़्यादा ही है का हमारा क्षेत्रफल है। तो एक सैटेलाइट सारी जानकारी नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए हमने एक सिस्टम बनाया अन्य सैटेलाइट्स का। ये इस तरीके से ये ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या है कि कुछ सैटेलाइट ये रीजन कवर करेगी, कुछ ये करेगी, कुछ ये रीजन कवर करेगी, कुछ नॉर्थ ईस्ट करेगी, कुछ ये करेगी, कुछ ये, कुछ ऊपर का रीजन कवर करेगी। तो इस तरीके से जो सैटेलाइट है वो सारा रीजन जो है कवर कर लेंगी और हमें सटीक मैपिंग करके बताएंगे, यानी हमें सही जानकारी जो है रियल टाइम जानकारी, कब क्या हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, वो सारी जानकारी हमें मिलेगी। तो हमें कभी भी आपातकालीन स्थिति पे किसी पे निर्भर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये तो रक्षा का क्षेत्र हो गया, अब इसके साथ-साथ कोई आपदा आ जाती है, तो हमें वहाँ पर जो है सेवाएँ देनी होती है, बचाव सेवाएँ जो है प्रदान करनी होती हैं लोगों को। तो वो आपदाएँ कैसे होंगी, क्या होगा, जो है इन सब को लेकर जो है चीज़ें भी जो है हमने बनाई, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है अब हम जब कैसे हो पाई? जब हमारे पास खुद का लॉन्च व्हीकल हुआ, हमारे पास खुद का जो है रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हुआ। तो ये सारी बात थी हमारी पीएसएलवी को लेकर और जीएसएलवी को लेकर, जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लेकर। अब इसका नाम चेंज हो गया, जल्दी से बताना, होमवर्क है आपका। आईआरएनएसएस को लेकर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लेकर, हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लेकर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब जो आने वाली क्लास होगी उसमें देखो, अब हमने पहले सैटेलाइट पढ़ लिया, हमने लॉन्च व्हीकल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट को डेवलप करा। हमारी स्पेस पॉलिसी क्या है? तो आने वाली क्लास में हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम को लेकर जो है चर्चा करेंगे। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कैसे बना? इसरो कैसे बना? इसरो का इतिहास क्या रहा? जो हमारे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसरो की नींव रखी? तो ये सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूँगा इसरो को लेकर, इसरो के जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातों को लेकर। तो इन सबको आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। उसके बाद बाकी की चीज़ें जो है आने वाले लेक्चर्स में आपको बताई जाएँगी। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए, उसके हम जो है कोई सवाल है या कुछ चीज़ें जो है आपको नहीं आती है तो आप उन्हें साझा करिए। देखो साइंस एंड टेक, और रही बात साइंस की, तो कुछ चीज़ें जो होती है जो आपने समझी है लेकिन उसके बाद आपको निरंतर तौर पे उन्हें याद रखना पड़ेगा। जब तक आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ों को याद नहीं रखेंगे, तो आपको उनको जो है परीक्षा तक याद रखने में थोड़ी समस्या आएगी। तो उनको अच्छे से याद रखिए, उनको पढ़िए, समझिए क्या बातें दी गई हैं, किस तरीके की बातें दी गई हैं। तो जब आप उनको अच्छे से याद रख पाएँगे, तो आप आसानी से जो अपने सवाल हैं, उनको बना लेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी क्वेश्चन करने में और ईज़िली सारा चीज़ें जो है बनती हुई चली जाएँगी। आपके सारे सवाल जो है बनते हुए चले जाएँगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी की जो बातें होंगी, बाकी की जो आपसे चीज़ों को डिस्कस करना होगा वो अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक आप इन सबको पढ़िए, समझिए और इनका जो है निरंतर अभ्यास करते
रहिए। तो आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए, और आगे के लेक्चर्स में हम कुछ और अच्छी जानकारी आपसे देंगे, जो आपके अंदर जो है क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी और उसके साथ-साथ आपको अपनी परीक्षा के लिए अच्छे अंक हासिल करने में मदद करेगी। तो आप सभी का धन्यवाद। आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।